मित्रों, आज हम मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच परिणात्मक कथन है। जिस प्रकार से हमने आपको मांग के बारे में बताया था, एक वो गुणात्मक कथन था, जबकि मांग की लोच जो है परिणात्मक कथन है। मैंने आपको मांग मांग का नियम जो पढ़ाया था उसमें बताया था वो गुणात्मक कथन है, परंतु जो मांग की लोच है वो परिणात्मक कथन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तन हुई मात्रा को बताता है, जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। तो मैंने बता चुका हूँ कि जो मात्रात्मक कथन होने के सापेक्ष में ये मांग में जो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, इसके बारे में यह बताता है। यह मा यह मांग के नियम में होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक माप प्रस्तुत करता है। मांग का नियम सामान्य दशाओं में सदैव कीमत और मांग में विपरीत संबंध का सूचक है, जबकि मांग की लोच धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जो मांग की लोच होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जब हम मांग की लोच निकालते हैं तो वो कुछ भी निकल सकती है, एक निकल सकती है, -1 निकल सकती है, -2 निकल सकती है, तो वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है। जबकि मांग का नियम जो होता है वो उस मांग का जो नियम होता है वो मांग और कीमत में विपरीत संबंध को बताता है। मांग का नियम केवल कीमत मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। जो मांग का नियम होता है वो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, मांग में उस पे क्या परिवर्तन हुआ उसको बताते हैं। जबकि मांग की लोच के द्वारा आय संबंधित वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन का भी मापन संभव है। आय संबंधित वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में भी ये जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में मांग की लोच बताता है। अब हम मांग की लोच का सूत्र देखते हैं। तो मांग की लोच का जो सूत्र होता है, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। जो मांगी गई मात्रा होती है उसमें कितना परिवर्तन हुआ और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ उसको जो बताता है वो मांग की लोच बताता है। इसको हम आगे देखेंगे। किंतु मांग की लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। इसको हम देखते हैं ईडी को देखते हैं। बराबर माइनस जो लगा है वो क्या बता रहा है, कीमत और मांग में क्या है, विपरीत संबंध है। इसी को डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी, इसको हम सरलतम रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि माइनस डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा क्यू इंटू पी बट्टे डेल्टा पी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि मांग की कीमत लोच का गुणांक एक शुद्ध संख्या होता है। इसकी जो गुणांक निकलता है एक शुद्ध संख्या निकलेगा, और कीमत और मांगी गई मात्रा की इकाइयों से स्वतंत्र होती है, और कीमत और मांगी गई जो मात्रा होती हैं वो उन इकाइयों से स्वतंत्र होती है। इसका गुणांक को रुपये अथवा किलोग्राम आदि में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके जो गुणांक होते हैं उसको किलो या ग्राम के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मांग की लोच श्रेणियाँ कितनी होती हैं। तो मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं, जो इस प्रकार से हैं: सापेक्ष लोचदार मांग, सापेक्ष बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग और पूर्ण लोचदार मांग। हम देखते हैं कि जो सापेक्ष लोचदार मांग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, लोचदार मांग। तो इसमें क्या होता है, इसमें कीमत से अधिक परिवर्तन किस में होती है, मांग में होती है। तो हम ये देखते हैं कीमत से अधिक परिवर्तन किस में हो रहा है, मांग में हो रहा है। तो हम देखते हैं जो ये है आपका प्राइस क्या है, इस समय 5 है, और उसके बाद क्या हुआ, 4। तो प्राइस में परिवर्तन कितना हुआ, इतना। जबकि क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ वो क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ वो हम देख सकते हैं, 10 और 15। तो
10 और 15 में 5 का परिवर्तन हो रहा है, जबकि प्राइस में कितना हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो मूल्य में तो कम का परिवर्तन हुआ, जबकि क्वांटिटी या मात्रा में अधिक परिवर्तन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मात्रा में अधिक परिवर्तन हो रहा है, जबकि मूल्य में उससे कम परिवर्तन होता है। तो अगर मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है और मूल्य में उससे कम परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष लोचदार मांग कहेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि मांग का आनुपातिक जो परिवर्तन होता है उस वो अधिक होता है कीमत के आनुपातिक जो परिवर्तन से उससे। तो हम क्या देख सकते हैं, ईडी ग्रेटर देन 1। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें एक से अधिक परिवर्तन एक से अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मांग लोचदार है इसमें। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो सापेक्ष बेलोचदार मांग क्या होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें कम परिवर्तन होता है। देख सकते हो 4 से 5 1 का परिवर्तन हो रहा, जबकि इसमें क्या होता है, मूल्य में अधिक परिवर्तन हो रहा है। मूल्य 10 था और कम होके कितना हो गया, 2 हो गया। तो अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखता है ग्रेटर देन पी, डेल्टा पी बटे पी, और किससे अधिक है, डेल्टा क्यू बटे क्यू से अधिक है। तो इसमें परिवर्तन किस में ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो प्राइस में अगर अधिक परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग कहेंगे। तो ये बता रहा है ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 मतलब 1 से कम परिवर्तन हो रहा है। इसमें 1 से कम परिवर्तन होने में हम क्या कहेंगे, उसमें बेलोचदार मांग। तो मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत का आनुपातिक परिवर्तन से, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो रहा है मांग में आनुपातिक परिवर्तन से। हम आगे देखते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग क्या होती है, इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं हम, जितना प्राइस में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, उतना ही क्या होता है, क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हो रहा है जितना मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। अगर मात्रा में और मूल्य में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग का आनुपातिक परिवर्तन और कीमत का आनुपातिक परिवर्तन बराबर होती है। इसमें ईडी बराबर क्या है, 1 है। तो इसको अति परवलयाकार भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें परिवर्तन सेम मात्रा में हो रहा है, एक ही समान हो रहा है। अब पूर्ण बेलोचदार मांग क्या होती है, पूर्ण बेलोचदार मांग वो होती है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी मांग को पूर्ण बेलोचदार मांग कहा जाता है। अब देखते हैं, जिसमें क्वांटिटी में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मात्रा में शून्य परिवर्तन हो रहा है, और प्राइस में परिवर्तन हो रहा है। प्राइस में हम परिवर्तन कर सकते हैं, मूल्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं, पर क्वांटिटी एक समान रहे तो उसको क्या कहेंगे, हमें पूर्ण बेलोचदार मांग। तो मांग का आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो ईडी बराबर इसमें क्या होगा, बराबर 0। ठीक है, हम इसको देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि पूर्ण लोचदार मांग क्या होती है। पूर्ण लोचदार मांग में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन न होने पर भी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मूल्य में परिवर्तन 0 हो रहा है, कीमत आनुपातिक परिवर्तन 0 है, तो ईडी बराबर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है,
इसको हम आगे देखेंगे अभी। तो मूल्य एक समान है, मूल्य आपका एक समान है, पर इसमें क्या हो रहा है, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर मूल्य एक समान रहे और मात्रा परिवर्तन हो जाए तो हम उसको लोचदार मांग कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मांग, न कि लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग इसको कहेंगे। तो इस श्रेणी की लोच काल्पनिक और अव्यवहारिक होती है। व्यवहारिक रूप में इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है। मांग की लोच को मापने की क्या रीति है? मांग की लोच को मापने के लिए हम 3 रीतियों का प्रयोग करते हैं। या एक करते हैं प्रतिशत या अनुपातिक रीति, दूसरी है ज्यामिति या बिंदु रीति, और कुल व्यय रीति। अब देखते हैं हम प्रतिशत या अनुपातिक रीति क्या है। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया। आपको ये याद रखना है कि जो प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया। तो हम देखते हैं इसका जो सूत्र होता है ईडी बराबर माइनस मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको अगर हम सरलतम रूप में देखेंगे तो मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग इंटू 100 बटे कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत इंटू 100। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि हमारी जो प्रारंभिक मात्रा को हम क्या देखते हैं, प्रारंभिक मात्रा को हम Q देखते हैं, और Q1 को हम जो दूसरी मात्रा है उससे अगर हम घटा देंगे, Q1 से Q को अगर घटा देंगे तो हमारे मांग में किस मात्रा में क्या परिवर्तन आया वो हमें पता चल जाएगा। ये हमें दिखाया गया है। और क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी, जो प्रारंभिक मात्रा रहेगी। प्राइस जो होगा, जो प्रारंभिक प्राइस है ये, और दूसरा जो परिवर्तन हुआ प्राइस में उसको बता रहा है। तो P1 से हम P माइनस P को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? डेल्टा P मिल जाएगा, जो क्या बता रहे हैं? परिवर्तन को बता रहा है। और P हमारी प्रारंभिक मात्रा है। तो मात्रा में परिवर्तन डेल्टा Q बटे P, डेल्टा P बटे P। इसको अगर हम सरलतम रूप में देखेंगे तो डेल्टा Q बटे Q इंटू P बटे डेल्टा P। इसको हम जब हम मांग की लोच को ज्ञात करने होंगे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, माइनस P बटे Q इंटू डेल्टा Q बटे डेल्टा P। तो एक उदाहरण के रूप में हमने इसको देखा है। तो जो मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो क्या है? 15% है। मूल्य में परिवर्तन 15% हुआ। और जो मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा और द्वितीय मात्रा ये है। तो अगर हम प्रारंभिक मात्रा और द्वितीय मात्रा को घटा दें तो हमारे पास 200 आएगा। और जो प्रारंभिक मात्रा को हम बटे में रखें और इंटू 100, क्योंकि हम इसमें प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी? जो मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ? 20%। और हम इसको सूत्र के रूप में इस प्रकार से मात्रा में परिवर्तन और मूल्य में परिवर्तन। तो मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ? 20%। और मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ? 15%। तो हमारे पास क्या आ गया? 1.33 क्या आ गया? हमारा मांग की लोच आ गया। तो ईडी बराबर हमारा 1.33 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम मांग की लोच प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ज्यामिति या बिंदु रीति। ज्यामिति या बिंदु रीति से हम मांग की लोच को देख सकते हैं। तो इस ज्यामिति रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। तो स्पष्ट रेखा खींचने के लिए हम देखते हैं ज्यामिति रीति के आधार पर ईडी हम निकालेंगे। ज्यामिति रीति में निचला भाग और
ऊपर का भाग, हमने क्या करना, जो ऊपर होता है उसको हमने नीचे के लिए लिखना है, और जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखना है। तो निचला भाग बटे ऊपर का भाग। तो हम देखते हैं कि जो आर पे अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या है, तो आर निचला भाग क्या है, आर और बी। तो निचला भाग हमने ये लिख लिया आर बी, और ऊपर का भाग क्या है, आर ए। तो हमें उसको बटे में डाल देना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ज्यामितीय रीति से हम इसको निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कुल व्यय रीति से हम अगर निकालना चाहें तो इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो कुल व्यय बराबर क्या होता है, वस्तु की कीमत बटे वस्तु की मांग। तो से हमें कुल व्यय हमें प्राप्त हो जाएगा कि वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी कितनी मांग हुई है, वस्तु की मांग, तो हमें कुल व्यय इसका प्राप्त हो जाएगा। कुल व्यय के लिए इस रीति द्वारा मांग की लोच की 3 श्रेणियों का आकलन किया जाता है। तो मांग की लोच की 3 श्रेणियाँ होता है। इकाई से अधिक लोचदार यानी कि लोचदार मांग। इसमें मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो कुल व्यय हमारा घटेगा। मूल्य में अगर कमी होती है तो हमारा कुल व्यय बढ़ेगा। इकाई में क्या होता है, मूल्य बढ़े या मूल्य घटे कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इकाई से कम या बेलोचदार मांग में क्या होता है, अगर मूल्य बढ़ता है तो कुल व्यय हम बढ़ाते हैं, मूल्य घटता है तो कुल व्यय हम घटाते हैं, यानी कि धनात्मक संबंध होता है। और लोचदार में क्या होता है, इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको एक डायग्राम के रूप में दिखा रखा है। तो जो ये ए से बी होगा, ये क्या होगा, ये आपका अधिक लोचदार है। ईडी ग्रेटर देन 1। ये क्या है, बी से सी तक क्या होगा, इकाई लोचदार है, और डी और सी के बाद क्या है, बेलोचदार है। तो कुल व्यय रीति से इस प्रकार से भी हम इनकी लोचों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मांग रेखा के सरल रेखा होने पर मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। और एक ही मांग वक्र में क्या क्या हो सकते हैं, इसको हमने बता रखा है। अब देखते हैं हम, अगर हम देखते हैं ईडी अनंत, इसकी लोच अनंत क्यों है, हम देखते हैं कि जब हम ए बी, ये क्या है, निचला भाग, ए और बी ये निचला भाग है, और ऊपर का भाग क्या है, यहाँ पे ए में क्या है, ये 0 है, ठीक है, ऊपर का भाग क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इसमें 0 से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि निचला भाग, इसमें निचला भाग क्या है, निचला भाग है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो हम देखते हैं ये निचला भाग क्या है, अधिक है, और ऊपर का भाग क्या है, कम है, ए से यहाँ तक है, तो ऊपर का भाग कम है। तो जब निचला भाग बटे ऊपर का भाग, तो अगर हम मानते हैं कि निचला भाग अगर 15 है और ऊपर का भाग अगर 5 है, तो हमारी संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 क्या है, 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक का अर्थ क्या है, लोचदार होगी। अगर अब देखते हैं आगे, आर पे देखते हैं, आर पे क्या है, लोच कितनी है, 1 है। निचला भाग और ऊपर का भाग, ए और आर की ए से और आर का अंतर भी उतना ही है, और आर से बी का अंतर भी उतना ही है। तो इसमें क्या हुआ, इकाई लोचदार होगी। हम देखते हैं बेलोचदार मांग, ये है बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग क्या है कि निचला भाग, अब देखते हैं हम,
निचला जो भाग है, जो निचला भाग है यहाँ पे से और यहाँ पे तक, जो निचला भाग है यहाँ पे से यहाँ पे तक ये कम है, और यहाँ पे से यहाँ पर जो ऊपर का भाग है वो अधिक है। तो निचला भाग अगर कम हो और ऊपर का भाग अधिक हो, देखते हैं अगर हम निचला भाग को 5 मानते हैं और ऊपर के भाग को अगर हम 15 मानते हैं, तो हम देखते हैं कि निचला भाग 5 और ऊपर का भाग 15, तो जो आंसर आएगा वो 0.33 आएगा। तो ये क्या है, बेलोचदार मांग है, 1 से कम है, 1 से कम है ना, 0.33, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग। अब इसी से हम आगे आते हैं, अब देखते हैं निचला भाग और ऊपर का भाग। निचला भाग क्या है आपका, 0 है, ये 0 है, और ऊपर का भाग क्या है, बी और ए ये है। तो बी और ए क्या है, अधिक है, ऊपर का भाग अधिक है और नीचे का भाग 0 है, तो इसमें क्या आ जाएगी, हमारा पूर्ण बेलोचदार आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधिक चपटा मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। यदि मांग वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर जो वक्र अधिक चपटा होगा उतना ही अधिक लोचशील होगा। हम देखते हैं कि ये जो कटान बिंदु है, यहाँ पे जो कटान बिंदु है यहाँ पे हम देखते हैं ए पे, तो जो अधिक लोचदार होगा ये क्या है, अधिक D2 क्या है, अधिक लोचदार है, D1 और D1 क्या है, कम लोचदार है। हम देखते हैं कि जो ए बिंदु पे है Q आपका ये है Q और Q2, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा D2 है, और कहाँ पे है ये, QO से Q पे, तो ये क्या है, ग्रेटर देन, जो कि Q1 और Q, ये जो अंतर है Q1 और Q, जो क्या है ये, और Q0 और Q जो क्या है इससे कम है। तो जो D2 और D1 से क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, जो यहाँ पे देखते हैं D2 D1 से अधिक लोचदार हैं। अर्थात कीमत के एक समान आनुपातिक परिवर्तन होने के बाद बिंदु C पर मांग की लोच बिंदु B से अधिक है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो C है, जो ये D1 D2 वाला जो है मांग वक्र है, क्या है, ये B जो है D1 वाला है उससे अधिक है D2 का। ठीक है, तो D2 ग्रेटर देन D1 से, ठीक है, अधिक लोचदार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, वस्तु की प्रकृति। आवश्यक वस्तु जैसे नमक, गेहूं की मांग बेलोच होती है। तो ED लेस देन 1 होती है, क्योंकि कीमत घटने या बढ़ने का इन पर वस्तुओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नमक का मूल्य बढ़ भी जाए और घट भी जाए तो आप उसको खरीदोगे ही, नमक, गेहूँ, क्योंकि ये आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं, आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है। ED ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, क्योंकि विलासिता वस्तु अगर आप उनकी मांग इसलिए अधिक होती है क्योंकि उनका मूल्य अगर बढ़ भी जाए तो आपके लिए वो सिर्फ आरामदायक वस्तुएं हैं, उनको आप रोक भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपकी आवश्यकताओं को उतनी संतुष्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, विलासिता वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। ED ग्रेटर देन 1 क्योंकि अगर उनका आप प्रयोग न भी करें तो आपके जीवन में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होती, अधिक लोचदार होती है।
तो स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानापन्न उपलब्ध हैं तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। आप किसी वस्तु का स्थानापन्न कर सकते हैं, जैसे कि चीनी के मूल्य में परिवर्तन होता है तो आप गुड़ खा सकते हो। तो अगर आपको स्थानापन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो उनकी मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप क्योंकि स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दोगे। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, यदि किसी वस्तु का केवल एक प्रयोग ही संभव हो तो उसकी मांग बेलोच होगी। क्योंकि आप उनको एक ही प्रयोग है तो आप उसको उसी चीज़ को खरीदेंगे। अगर अनेक प्रयोग होंगे तो आप हो सकता है कि उसका कोई अल्टरनेट खोज सकते हो। तो क्या होता है, यदि किसी वस्तु का कई प्रयोग संभव हो तो मांग लोचदार होती है। उपभोक्ता स्थगन, यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है तो उसकी मांग लोचदार होती है। आपकी कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो आप उसको स्थगन कर सकते हो, बाद प्रयोग कर सकते हो, तो उसकी मांग भी लोचदार होगी। व्यय की राशियाँ, जिन वस्तुओं पर आय का अधिक भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, साइकिल। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का अति सूक्ष्म भाग व्यय करता है उसकी मांग प्राय बेलोच होती है, जैसे नमक और गेहूँ। दिया सलाई बेलोच होती हैं क्योंकि इनका क्या होता है, इनका प्रयोग हमें ज़रूरी होता है। आय स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच प्राय बेलोच होती है क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, धनी व्यक्ति के पास धन अधिक होता है तो वो उन वस्तुओं को खरीद सकता है क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने का धनी व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, जबकि गरीब व्यक्तियों के लिए वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि उनकी मांग कीमतों में वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित होती है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए वो कुछ भी खरीद सकता है, बेलोच है उसके लिए। कीमत स्तर, अगर मूल्य बढ़ता है तो कीमत अधिक होने पर उसकी मांग लोच अधिक होती है। कीमत अगर अधिक होगा तो हम उसका क्रय कम करेंगे तो वो क्या होगी, लोचदार होगी। और प्राइस अगर कम होता है तो कीमत कम होने पर मांग की लोच कम होती है। समय अवधि, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग प्राय कम लोचदार होती है क्योंकि समय, अगर हम किसी वस्तु की अभी आवश्यकता है तो हमें क्या है, बेलोच है वो चीज़ें, हम उसके अलावा कुछ और चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो आवश्यक होती हैं अल्पकाल के लिए, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। इस समय अगर हमें भोजन की आवश्यकता है तो हम उस भोजन को खाएंगे क्योंकि हमें उससे हमारा पेट भरेगा, तो हमारे लिए वो क्या है, बेलोचदार हैं। दीर्घकाल में किसी वस्तु की मांग प्राय अधिक लोचदार होती है क्योंकि हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे पास अधिक समय प्राप्त हो जाता है तो हम उस वस्तु को टाल सकते हैं। वस्तु कम संयुक्त मांग और वस्तुओं की पूरकता, पूरक वस्तु की मांग बेलोच होती है। स्कूटर और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर स्कूटर की मांग में नगण्य कमी आती है क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो स्कूटर क्या होंगी, कम बिकेंगे, तो स्कूटर को चलाने के लिए पेट्रोल आवश्यक है। इस प्रकार पेट्रोल की मांग बेलोच मांग होती है क्योंकि उसको हम वो नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें स्कूटर लेना है तो हमें पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, तो उसकी मांग क्या है, बेलोच मांग है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। स्वभाव या आदत, यदि किसी उपभोक्ता किसी वस्तु की विशेष का अभ्यस्त हो चुका है तो वो वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी वह उसका उपभोग कम नहीं करेगा। ऐसी दशा में वस्तु की मांग बेलोच होती है। कोई किसी वस्तु का आदी हो गया है कि उसको वो चीज़ खानी है, जैसे कोई नशे वाला व्यक्ति होता है तो उसको वो आदी हो जाता है तो उसके लिए बेलोच होती है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। मांग की लोच का महत्व, अब हम देखते हैं कि मांग की लोच का क्या महत्व है। मूल्य सिद्धांत में उपयोगिता, मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रों में मांग पक्ष को TR
यानी कि कुल आगम वक्र तथा पूर्ति पक्ष को कुल लागत वक्र TC मतलब कुल लागत वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो TC वक्र समय तत्व पर निर्भर करता है, जबकि TR वक्र मांग की लोच पर निर्भर करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। एकाधिकार के लिए उपयोगी। एकाधिकार अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत विभेद का सहारा लेता है। इसका फैसला एकाधिकार विभिन्न बाजारों की लोच के आधार पर करता है। एकाधिकार क्या करता है, जहां अधिक लोचदार होगी, ED ग्रेटर देन 1 होगा तो कम कीमत खरीदेगा, वो कम कीमत लेगा वो, और अगर कम लोचदार हैं तो अधिक कीमत लेगा वो, क्योंकि उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर लोचदार अधिक होगा तो व्यक्ति अपने क्रय को परिवर्तित कर सकता है। अगर बेलोच हैं तो उसको वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। वितरण सिद्धांत में उपयोगी। उत्पादन के साधनों का पुरस्कार भी निर्धारित करने में मांग के लोच उपयोगी होते हैं। उत्पादन साधनों की मांग प्रत्यक्ष न होकर व्युत्पन्न मांग होती है। वितरण जो उत्पादन के साधन होता है, श्रम, पूंजी, उद्यमी, वो भी व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि वो क्या होती है, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम उस वस्तु की मांग करते हैं। जैसे हम किसी घर को बनाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, सरिया की आवश्यकता होती है। तो हम तो घर बना रहे हैं, पर जो साधन है वो क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि हमें घर बनाना है। तो वो क्या है, एक व्युत्पन्न मांग होती है। हमें घर की ज़रूरत है, हमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें रेत की ज़रूरत नहीं है, पर वो किस लिए है, क्योंकि हम घर बनाने हैं, उसमें प्रयोग होती हैं। इसीलिए क्या होता है, जो साधन की जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है, किसी उद्देश्य के लिए उनकी मांग की जाती है। तो अधिक लोचदार में क्या होता है, उत्पादन के साधनों को उत्पन्न अधिक पुरस्कार मिलेगा। अधिक लोचदार होंगे तो उनको अधिक पुरस्कार मिलेगा, और कम लोचदार होगी तो उनको पुरस्कार कम मिलेगा। सरकार के लिए उपयोगी। एक कुशल वित्त मंत्री का यह प्रयास होता है कि सरकार को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो और अर्थशास्त्र में धन और आय की वितरण असमानताएं यथासंभव दूर हो। अतः कर लगाते समय वित्त मंत्री विभिन्न वस्तुओं की मांग लोच को ध्यान में रखता है। अधिक जो लोचदार होगी में वस्तु पर कर लगाकर अधिक आय अर्जित नहीं की जा सकती है। अधिक लोचदार होगी तो लोग क्या करेंगे, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, पर अगर कम लोचदार होगी तो उस पर कर लगा के लोगों को वो चीज़ें खरीदनी ही पड़ेगी, तो वो उसको क्या करेगा, उससे अधिक आय अर्जित कर सकता है। क्योंकि कर के कारण वस्तु की मूल्य अगर बढ़ता है तो मांग उसको कम करेगी। कम लोचदार में आपको बताती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोगी। दो देशों के बीच व्यापार की शर्त आयात एवं निर्यातों की मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। अधिक लोच होगी तो यानी कि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो मूल्य बढ़ेगा, तो आयात हम कम करेंगे। अगर मूल्य घटेगा तो आयात हम बढ़ाएंगे। कम लोचदार होगी तो अगर मूल्य बढ़ता है तो हम उसके क्या कहेंगे, आयात बढ़ाएंगे, और मूल्य कम होगा तो आयात हम क्या करेंगे, घटाएंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें।